नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबर। दोहा में अमेरिका ने तालिबान से ऐतिहासिक शांति समझौते का ऐलान करते हुए कहा कि वो अगले 14 महीनों में अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेगा। अमेरिका और अफगानिस्तान के साझा घोषणा पत्र में कहा गया है कि समझौता होने के 135 दिनों के भीतर शुरुआती तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी अपने 8600 सैनिकों को वापस बुला लेंगे। जेडीयू से निष्कासित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने कोटे से राज्यसभा भेज सकती है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर टीएमसी नए चेहरों को मौका देगी। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में 3 मार्च को फांसी टालने के लिए 4 दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर ने दोबारा से दया याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि पहले की याचिका में सुनवाई के दौरान केस से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया। कोर्ट ने अक्षय की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस भेजा है और सोमवार सुबह 10 बजे सुनवाई के लिए कहा है। और 1 मार्च से एसबीआई के वो ग्राहक अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे जिन्होंने अपनी केवाईसी पूरी नहीं की है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से फरवरी में केवाईसी पूरा करने को कहा था और केवाईसी पूरा नहीं करने वाले ग्राहकों का खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। चेन्नई में एक ऑयल वेयरहाउस में भयंकर आग लग गई। चेन्नई के माधवरम इलाके में एक ऑयल वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के रामकोट थाना इलाके में नेशनल हाईवे 24 पर ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में बाइक पर सवार 3 छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। अहमदाबाद से जयपुर जाने वाली गो एयर फ्लाइट में 2 कबूतर घुस गए, जिससे प्लेन के भीतर अफरा तफरी मच गई। कबूतर की वजह से विमान आधे घंटे की देरी से उड़ा। ये घुमाएगा ना, तो भाईजी ने न्यूज लेने पर बात कर रहा हूँ। बिहार के भागलपुर में तिलका मांझी की प्रतिमा के पास खड़े होकर एक युवक ने अपने ऊपर कट्टा तान दिया और समाज से रेप की घटना को खत्म करने की मांग करने लगा। युवक को ऐसा करते देख मौके पर हड़कंप मच गई। कहाँ क्या हुआ, बताइए क्या हुआ है? मध्य प्रदेश के शहडोल में कोयले के अवैध खनन के मुद्दे पर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के सामने हंगामा खड़ा हो गया। यहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह और खनन अधिकारी फरहत जहां के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। गुजरात की केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने 182 योग साधकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार का आसन किया। सभी योग साधक वडोदरा के योग निकेतन से यहां पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के किनारे परेशान हालत में एक भारी भरकम पाइथन सांप मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने सांप के पेट से एक बड़ा तौलिया निकाला जो उसने समंदर के किनारे निकल लिया था। जेसन क्लार्क नाम के एक शख्स ने बर्फीले तालाब में डुबकी लगाकर सभी को हैरान कर दिया। जेसन ने बताया कि ऐसा करना मौत को करीब से देखने के अनुभव जैसा था। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास नरकंडा में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे गाड़ियां और सड़कें बर्फ से ढक गईं। साथ ही घाटी में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर क्रिस लिंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके सिर से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ चल रहे मैच का है। दिल्ली में हिंसा को लेकर जारी सियासत के बीच अब कन्हैया कुमार का मामला भी गर्मा गया है। दिल्ली सरकार ने कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी दे दी। अरसे से इस मुद्दे पर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर थी। मगर जो लोग पहले बीजेपी पर कन्हैया को फंसाने का आरोप लगाते थे, वो अब केजरीवाल सरकार पर भी हमलावर हो गए हैं। क्या स्थिति है कन्हैया की फाइल को लेकर? सर बीजेपी ने भी सवाल खड़ा
वहीं केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर लिखा, महाशय अरविंद केजरीवाल जी, आपको क्या कहें, स्पाइनलेस तो प्रशंसा है, आप तो हैं ही नहीं, कितने में बिके। वहीं पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कन्हैया का बचाव करते हुए केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र सरकार की तरह ही दिल्ली सरकार की भी देशद्रोह कानून की समझ कम है। मैं कन्हैया और अन्य के खिलाफ राजद्रोह के केस चलाने की मंजूरी देने का विरोध करता हूं। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में ऐसे ही कई और विवादित नारे लगे थे। वीडियो में नारेबाजी के बीच जेएनयू के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की मौजूदगी का दावा किया गया। मामला दर्ज कर बाकी आरोपियों सहित कन्हैया के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने पिछले साल ही चार्जशीट दायर की थी, जिनके खिलाफ अब केजरीवाल सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत भी दे दी है। नीतिगत तौर पे और सिद्धांतिक तौर पे, प्रोसीजरली भी और प्रिंसिपली भी पॉलिसी आम आदमी पार्टी की सरकार की ये रही है कि हमने किसी भी मसले में बीते 5 सालों में एक भी मुकदमा ऐसा नहीं, एक भी मसला ऐसा नहीं था जिसमें किसी प्रकार की मंजूरी सरकार ने रोक ली हो या ना दी हो। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के अपने विधायकों पर मुकदमे चले, आम आदमी पार्टी के अपने नेताओं पर मुकदमे चले, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसी भी मसले में, किसी भी मुकदमे में हस्तक्षेप नहीं किया। कन्हैया खुद को बेकसूर बताते हुए लगातार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए, और अब जब दिल्ली सरकार ने देशद्रोह का मामला चलाने की इजाजत दे दी है तो कन्हैया ने केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। दूसरी ओर जेएनयू में कन्हैया के खिलाफ शिकायत करने वाले इंसाफ होने की उम्मीद कर रहे हैं। उस टाइम पे जो हमने बात बोली थी, जो हमने सबूत दी थी और जो हमारे साथ जो गवाह थे, मुझे लगता है कि जब ट्रायल स्टार्ट होगी तो यह साफ हो जाएगा कि यह केवल नारा ही नहीं था, बल्कि देश में एक ऐसा मूवमेंट चलाने की कोशिश की गई थी कि देश को केवल एक भागों नहीं कई भागों में तोड़ने का और दंगा कराने का पूरा साजिश था। लेकिन केजरीवाल साहब इतने दिनों बाद जागे हैं, मुझे लगता है इसमें भी कहीं न कहीं उनकी एक राजनीति है। कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का केस शुरू होने के साथ तय है कि इस मामले में सियासत भी अब तेज होगी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सीतापुर की जेल में बंद आजम खान ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके साथ जेल में आतंकियों जैसा बर्ताव हो रहा है। आजम खान को उनके परिवार के साथ जब पेशी के लिए रामपुर की कोर्ट में ले जाया गया तो सुरक्षा के इंतजाम हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि सीतापुर जेल से रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियों के पीछे पुलिस की गाड़ी आजम खान को लेकर निकली। उसके पीछे भी पुलिस की एक गाड़ी नजर आई। जेल से बाहर बड़ी तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे और लोगों का हुजूम भी ये नजारा देखने के लिए मौजूद था। जेल से गाड़ियां निकलनी शुरू हुई तो पुलिस वालों ने मीडिया को आजम खान से दूर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन गाड़ी की खिड़की से आजम खान अपनी तकलीफ बयान कर गए। आजम खान को लेकर गाड़ियों का काफिला आगे निकला। दूसरी ओर पत्रकारों का हुजूम भी उनके बयान सुनने के लिए लपका, लेकिन गाड़ी के साथ चल रहे पुलिस वाले मुस्तैद निकले। किसी को भी उनकी गाड़ी तक नहीं पहुंचने दिया गया। आजम कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर ने एहतियातन जो हॉर्न बजाया उसमें आजम की आवाज दब गई। तेजी से काफिला आगे बढ़ा और रामपुर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी ओर रामपुर प्रशासन भी आजम खान की पेशी के लिए जैसे एक पैर पर खड़ा नजर आया। परिसर की अगर मैं बात करूं तो कोर्ट परिसर के अंदर और कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को काफी टाइट कर दिया है, और जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे पुलिस फोर्स भी बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं अभी 2 कांस्टेबल आगे गए हैं और कोर्ट कैंपस को चारों तरफ से पुलिस ने एक तरह से सुरक्षा कवच बना लिया है। सुरक्षा के लिहाज से ही आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है, लेकिन 47 दूसरे मामलों में सुनवाई के लिए उनको परिवार समेत रामपुर लाया गया। आजम खान के कुल पहले के 20 मुकदमे और बाद के 64 मुकदमे मिलाकर टोटल 84 मुकदमे हैं, और उनमें सारे इसमें से आज 47 मुकदमों पे उनकी सुनवाई है। आज उनकी पेशी होने वाली है, इसके दृष्टिगत सुरक्षा हमने प्रॉपर सुरक्षा की है, और खासतौर से उनकी खुद की सुरक्षा की है, और यहाँ पे किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित करने के निर्देश दिए गए हैं जो बिना काम के कार्य किया। कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, उनसे किसी का इंटरेक्शन न करने के लिए भी निर्देश। आजम खान को लेकर गाड़ियों का काफिला रामपुर की कोर्ट पहुंचा तो वहां भी हंगामा नजर आया, लेकिन पुलिस वालों ने किसी को भी गाड़ी के करीब तक फटकने नहीं दिया। कोर्ट के बाहर और अंदर पुलिस वाले हथियारों के साथ पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिए।
आजम खान को रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट करने का मामला भी कोर्ट के सामने है और इस मामले में प्रशासन ने अपना जवाब दे दिया है। दलील ये है कि ऐसा आजम खान की सुरक्षा के लिए ही किया गया है, लेकिन पुलिस की गाड़ी से आजम खान जो बयान दे गए उस पर सियासी पारा चढ़ना तय है। चीन से फैला जानलेवा कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। इस खतरनाक बीमारी ने अब तक लगभग 3000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। किम ने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा है कि अगर कोरोना वायरस उत्तर कोरिया में पहुंचा तो आला अधिकारियों को इसके नतीजे भुगतने होंगे। फिलहाल उत्तर कोरिया में कोरोना का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया है, जबकि उसके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और वहां अब तक 16 लोगों की जान चली गई है। लेकिन कोरोना के डर के कारण खराब सुविधाओं वाले उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किम ने अधिकारियों को ऐसे सभी रास्तों को बंद करने का आदेश दिया है जहां से खतरनाक कोरोना विदेश बैन, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सप्रेस वे चित्रकूट में पीएम मोदी ने लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस, रिजर्व बैंक के ने मोदी सरकार की आलोचना, कहा कि सरकार का सारा फोकस पॉलिटिक्स पर है, इसीलिए निर्भया के राष्ट्रपति के पास दया याचिका फिर लगाई है। दोषी के वकील एपी सिंह ने बताया कि 5 फरवरी को जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें अक्षय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का जिक्र नहीं था। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में एक युवक से दोस्ती करने के आरोप में रिश्तेदारों ने नाबालिग लड़की के बाल काट दिए। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट और उनकी पत्नी भारत के 4 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों ने आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र के दौरान जेनेवा में ब्रोकन चेयर स्मारक के पास पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में पाकिस्तानी सेना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र है लिखा हुआ था। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है। लगातार चौथी जीत के साथ भारतीय टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत में सबसे ज्यादा योगदान राधा यादव का रहा, जिन्होंने 4 विकेट झटके। मार दिया जीत का चौका, इस बार नहीं दिया श्रीलंका को जीत का मौका। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अब तक अजेय रही है। अब तक कोई भी टीम भारत का रास्ता नहीं रोक पाई है। और इस भारतीय टीम के निशाने पर आई श्रीलंका की टीम, जिसके खिलाफ पहले गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया, फिर बल्लेबाजों ने रंग जमाया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 7 विकेट से आसानी से अपनी चौथी जीत दर्ज कर ली। इसके साथ भारत की यह टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत भी बनी। भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बनी। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में अब तक कोई भी टीम हरमन की टीम को नहीं हरा पाई है। बल्लेबाजों में भारत की शान शेफाली वर्मा बनी हुई है, जिनके रनों की रफ्तार इस तरह से बढ़ती जा रही है कि उन्हें रोक पाना किसी गेंदबाज के बस के बाहर की बात ही लग रही है। इस टूर्नामेंट में अब तक शेफाली 161 के स्ट्राइक रेट के साथ 161 रन बना चुकी हैं। लेकिन इस बार जीत की हीरो रही राधा यादव, जिनकी घूमती गेंदों का जवाब किसी बल्लेबाज के पास नहीं था। 4 विकेट अपने नाम करने वाली राधा को श्रीलंका के खिलाफ विमेन ऑफ द मैच चुना गया। यानी जो विजय अभियान शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं लिया। रन बना चुकी हैं। लेकिन इस बार जीत की हीरो रही राधा यादव, जिनकी घूमती गेंदों का जवाब किसी बल्लेबाज के पास नहीं था। 4 विकेट अपने नाम करने वाली राधा को श्रीलंका के खिलाफ विमेन ऑफ द मैच चुना गया। यानी जो विजय अभियान शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और फैंस को उम्मीद भी यही है कि ये जो कारवां शुरू हुआ है वो ट्रॉफी की जीत के साथ ही खत्म हो। और वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के दौरे पर गई भारतीय टीम ने फिर से निराश किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय पारी महज 242 रन पर सिमट गई। टॉप के 5 बल्लेबाजों ने पूरी तरह से निराश किया। डर था वही हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। बल्लेबाज आते गए और जाते गए,
न कप्तान कोहली अपना विकेट बचा पाए, न मयंक टिक पाए। रहाणे और पंत भी टीम के खाते में रन नहीं जोड़ पाए। पहले टेस्ट की हार के बाद लगा था कि इस बार टीम इंडिया ज्यादा तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी, लेकिन न तो कोई प्लान नजर आया और जो तैयारी नेट्स में एक दिन पहले तक दिखाई दे रही थी वो भी कहीं नजर नहीं आई। पहले ही दिन सिर्फ 63 ओवरों में पूरी टीम इंडिया सिर्फ 242 रन पर सिमट गई। टॉप के 5 बल्लेबाजों में से 3 तो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। सिर्फ पृथ्वी, पुजारा और हनुमा विहारी ने कुछ रन जरूर बनाए और तीनों ने अपने अर्धशतक भी पूरे किए, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक टिककर बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने हरी पिच पर शानदार गेंदबाजी करते हुए हर भारतीय बल्लेबाज से इस तरह सवाल पूछे जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। हद तो तब हो गई जब 193 रन पर 4 विकेट होने के बाद 242 तक पहुंचते पहुंचते पूरी टीम पेविलियन लौट गई, यानी सिर्फ 49 रन के भीतर हमने 6 विकेट गंवा दिए, जिनमें से 26 रन तो शमी और बुमराह के बल्ले से बने। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि न कप्तान कोहली का कोई प्लान काम आया और कोच शास्त्री का शास्त्र भी कुछ नहीं कर पाया। हुआ तो सिर्फ न्यूजीलैंड की रफ्तार का हमला, जिसने भारतीय टीम का खेल तो बिगाड़ा ही, फॉर्मूला भी फेल कर दिया। सीनियर आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। परमवीर सिंह ने शनिवार को रिटायर हुए संजय बर्वे की जगह ली है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क की गहरी जानकारी रखते हैं। इससे पहले वो ठाणे के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं और एसीबी के महानिदेशक थे। सितंबर 2017 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी के वक्त परमवीर सिंह ठाणे के पुलिस कमिश्नर थे। इकबाल को बिल्डर से उगाही की धमकी के आरोप में ठाणे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। परमवीर सिंह मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर चर्चा में आए थे। मालेगांव ब्लास्ट की साजिश के आरोप में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बतौर डीआईजी एटीएस परमवीर सिंह के पास ही इस जांच की जिम्मेदारी थी। 1990 के दशक में मुंबई पुलिस ने एसओएस यानी कि एक स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड बनाया था, जिसके पहले डीसीपी परमवीर सिंह ही थे। एसओएस ने मुंबई पुलिस के इतिहास में सबसे ज्यादा इनकाउंटर किए और अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़कर रख दी थी। अंडरवर्ल्ड स्पेशलिस्ट परमवीर सिंह ने डॉन अरुण गवली की दगड़ी चौल में भी कई ऑपरेशन किए। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के एक आरोपी को भी इन्होंने ही पकड़ा था। इसके अलावा ठाणे पुलिस कमिश्नर रहने के दौरान ड्रग रैकेट केस में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को भी आरोपी बनाया था। सबसे पहले तो यही है, जो हमारे प्रेडिसेसर श्री बर्वे ने अच्छा काम किया उसको जारी रखना। लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में इस समय एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो रहा है, उसे आगे बरकरार रखना, मेंटेन रखना एक बड़ी जवाबदारी रहेगी। मेरी टीम मेरे साथ है, सो हम मिलजुल कर आई थिंक वी विल बी एबल टू प्रोवाइड गुड लॉ एंड ऑर्डर। ऑल्सो एक और जो प्रायोरिटी रहेगी, स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल में रखना, कंट्रोल में है, आगे भी कंट्रोल में रखना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक फैक्ट्री में तेंदुआ घुस गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सेना की आयुध निर्माण फैक्ट्री में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। इसके बाद 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास एक रेलवे कर्मचारी फांसी के फंदे से झूलता पाया गया। रिटायरमेंट के अंतिम दिन फांसी की घटना से कर्मचारी हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुक्रवार को ट्रॉमा सेंटर में मारपीट के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा कर दी। इस वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पीएससी के 19 जवानों को स्वाइन फ्लू हो गया है। कुछ दिन पहले सिर्फ 2 जवानों में स्वाइन फ्लू पाया गया था, जिसके बाद दूसरे जवान 20 की चपेट में आ गए। नागरिकता कानून को लेकर भड़की हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली में हालात सामान्य हो रहे हैं। इस दौरान खजूरी खास इलाके में सड़क किनारे कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आए। गृहमंत्री अमित शाह ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीएम मोदी ने सामाजिक अधिकारिता शिविर कार्यक्रम में करीब 26,000 से ज्यादा दिव्यांगों और बुजुर्गों को सहायता उपकरण बांटे और उनसे मिलकर बात भी की। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को रामपुर पेशी के लिए लाया गया। इस दौरान आजम खान ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके साथ आतंकियों जैसा बर्ताव किया गया। निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 मार्च को सुनवाई करेगा। पवन को छोड़कर बाकी तीनों दोषियों अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव और दया याचिका खारिज हो चुकी है।
जेएनयू प्रशासन ने विश्वविद्यालय के छात्र संघ को नोटिस जारी कर कैंपस के भीतर दिल्ली दंगों के पीड़ितों को नहीं ठहराने को कहा है। जेएनयू के वीसी ने कहा कि ये कदम कैंपस के छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अतिक्रमण दस्ते के एक कर्मचारी पर हमले के बाद गुस्साए कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और जमकर नारेबाजी की। और आग कान खोल के में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे हिंसा से उबरती दिल्ली का हाल। दिल्ली में पिछले दिनों जो हिंसा हुई उसमें 43 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 200 से ज्यादा लोग इस हिंसा के दौरान जख्मी हुए और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन इस हिंसा को कब, कैसे और किन लोगों ने अंजाम दिया, इसकी पड़ताल में जब इंडिया न्यूज की टीम निकली तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। जो आपको बताएगा एक एक सच कि आखिर जिस समय दंगे हो रहे थे उस समय क्या कुछ हो रहा था। हम उस जगह पे खड़े हैं, पहली जगह जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की, जहां पर 22 तारीख को इसी मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम औरतें बैठकर प्रोटेस्ट कर रही थी नो सीए नो एनआरसी का। जिस हिसाब से विरोध चल रहा था, रास्ता पूरा जाम हो चुका था। ये जो वाकया है 22 तारीख का है, तो साफ तौर पर है शुरुआत की जड़ हम कहें यहीं से थी, रास्ता यहां से रोका गया। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, इसकी भी तहकीकात पुलिस करेगी। लेकिन आपको हम एक एक पल की बताएंगे खबर और दिखाएंगे एक एक हाल कि आखिर शुरुआत कहां और कब से हुई। 3 दिन तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा जबरदस्त देखी गई। जाफराबाद के साथ हिंसा मौजपुर में भी भड़की। इंडिया न्यूज ने वहां के लोगों से मिलकर उस दिन के हालात को समझा। हम पहुंच चुके हैं मौजपुर के उसी स्पॉट्स पर जहां पर 23 तारीख को दंगे छोटे मोटे शुरू हुए थे। ये वजह साफ है, जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन के नीचे अगर सीएनआरसी का विरोध करते हुए महिलाएं नहीं बैठी होती तो शायद इस तरह से दंगा नहीं कर रहे होते। आखिर क्या ये तैयारियां हो रही थी या तैयारियां करवाई जा रही थी? तमाम शक की सुइयां वहां पे जाकर टिक जाती हैं कि आखिर मेट्रो के नीचे बैठकर दंगाइयों को क्या समय दिया जा रहा था दंगा भड़काने के लिए या तैयारी करने के लिए। और हिंसा की चपेट में भजनपुरा का इलाका भी रहा। इंडिया न्यूज ने वहां पर जाकर भी लोगों से बातचीत की और इस दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली थी। टीम पहुंच चुकी है भजनपुरा चौक पर। वह चौक का नजारा दिखाएंगे यहां से वहां तक। अभी स्थिति आपको सामान्य दिख रही है, लेकिन यहां पर जो दंगाइयों ने तांडव किया था 24 और 25 तारीख को, वो लोगों के सीने में दर्द बनकर कई ऐसी बातें सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली थी। टीम पहुंच चुकी है भजनपुरा चौक पर। वह चौक का नजारा दिखाएंगे यहां से वहां तक। अभी स्थिति आपको सामान्य दिख रही है, लेकिन यहां पर जो दंगाइयों ने तांडव किया था 24 और 25 तारीख को, वो लोगों के सीने में दर्द बनकर अभी भी जिंदा है। डर है, खौफ है, लोग डरे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब स्थिति सामान्य होगी। दंगाई हर तरफ से घेरे पड़े हुए थे और हर तरफ से दुकानों में आग लगाकर लूटपाट कर रहे थे। यहाँ से हम सीधे अगर दिखाएं रास्ता, ये सीधे चांदबाग की तरफ जाता है जहाँ पे ताहिर हुसैन का मकान है, वहां चलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं कि जब स्थिति थी सोमवार मंगलवार की, कितनी डरावनी थी स्थिति? बहुत डरावनी थी, बहुत डरावनी थी। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, बेगूसराय का, मगर लाइफ में ऐसा डरावना सीन आज तक नहीं देखा। टीवी में ऐसे वैसे देखता रहा, ठीक है, मगर ऐसा डरावना सीन मैंने आज तक नहीं देखा। मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, अभी भी मेरा पाँव वो कर रहा, कांप रहे हैं। ये देखिए कांप रहे हैं, दहशत में हैं अभी भी। जब वाकया याद करते हैं 16, क्योंकि जब 24 और 25 तारीख को जब ये हादसा हुआ, वो हादसे को सोचकर अभी भी सिरहा जाते हैं। इसी दौरान दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक पुलिया के पास ऐसी हिंसा फैली जिसे देखने वाले सिहर गए। इस समय हम मौजूद है पुलिया पर।
ये पुलिया का पहले नजारा दिखाते कि इस पुलिया पर जली हुई बाइकें, स्कूटर्स अभी भी पड़ी हुई हैं। ईंट पत्थर अभी भी साफ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही ये नाला है शिव विहार और चमन पार्क के बीच का, जहां पर दंगाई दंगा कर रहे थे। घर के घर जला दिए गए, दुकान के दुकान तबाह कर दिए गए। अभी भी देखे तो चमन पार्क की तरफ से धुएं की लपटें साफ नजर आ रही हैं। अभी भी धुएं निकलता आ रहा है। हादसे को जो हम कहें, जो अटैक को है 70 घंटे जो दंगाइयों ने दंगा किया था, वो दंगे का असर साफ दिखाई दे रहा है। और पास में ही चांदबाग इलाके में भी हिंसा फैली हुई थी और वहां पर भी लोगों के जख्म अब तक भरे नहीं। पुलिया पर, ये पुलिया का पहले नजारा दिखाते कि इस पुलिया पर जली हुई बाइकें, स्कूटर्स अभी भी। इंडिया न्यूज की टीम अब पहुंच चुकी है चांदबाग पर। चांदबाग पे आप हालत देखेंगे, दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। दंगाइयों ने पूरी तरह से दुकान को तहस नहस कर दिया। तमाम पोस्टर बैनर भी फाड़ दिए। तो वहीं कुछ ही दूरी पर जो मकान है वो ताहिर का है। आप देखेंगे पुलिस जहां पे मौजूद है और इसी ताहिर के मकान के छत के ऊपर से तमाम वो चीजें मिली जिससे दंगाइयों ने काफी मदद की, चाहे वो शीशे में पेट्रोल बम हो या ईंट हो या तमाम रॉड्स हो या गुलेल हो, तमाम चीजें इंडिया न्यूज ने आपको दिखाई। लेकिन ये कहें 24 तारीख के इस आग और 25 तारीख के इस धधक को अभी तक लोग सीने में दबाए बैठे हैं। इन्हें भी डर सता रहा है, जिससे पूछो वो कांपता नजर आ रहा है कि इतना भयावह सीन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हिंसा के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार इलाके में डीआरपी स्कूल पूरी तरह से जला दिया गया। लेकिन स्कूल को जलाने के पीछे जो कहानी सामने आ रही है वो खौफनाक है। संकेत है कि इस स्कूल को कारोबारी रंजिश की वजह से निशाना बनाया गया। यहाँ आए थे और इस विद्यालय को अपना निशाना बनाया। अगर उन्होंने इस बोर्ड को सही से पढ़ लिया होता कि राष्ट्र का धन बैंकों में नहीं विद्यालयों में है, एक अच्छे राष्ट्र का कैसे निर्माण होता है, अगर इसे समझ लिया होता तो ये हालात इस स्कूल के नहीं होते। ये जो पत्थर यहाँ लगा हुआ था उसे तोड़कर भी छोटे छोटे पत्थर बनाए गए ताकि आसपास की बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा सके। जो क्लासरूम थे उनमें ऐसी कोई चीज नहीं बची जो बच गई हो इन दंगाइयों से। आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड के चारों तरफ वाली पट्टी भी तोड़ दी गई पत्थर बनाने के लिए। पंखे जो ऊंचाइयों पर पंखे थे वो तोड़े गए, जो बच्चों के बैठने की सीट थी उसे तोड़ दिया गया, जो रिकॉर्ड थे ये देखिए आप, उन्हें जला दिया गया अंदर से निकाल कर, कुछ भी नहीं छोड़ा। काश वो बाहर लगी इस प्लेट को भी पढ़ लेते और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है इसी भली भांति समझ लेते। अब तस्वीर देखिए, दो तस्वीरें हैं बगल बगल में दो स्कूलों की। एक स्कूल वो है और जिसपे आपको गुलेल मिल दिखाई दी और एक रस्सी आप देख रहे हैं कि यहाँ एक रस्सी भी डाली गई है। और एक स्कूल ये वाला है, ये एक स्कूल ये वाला है जो बुरी तरीके से जल गया। क्या टारगेट किया गया कि किस तरीके से नुकसान? ये साजिश के तहत हुआ है, बिना साजिश के नहीं हुआ। ये जानबूझ के करा गया है। पर्टिकुलर ये स्कूल किसका है? ये उनका फैजल का है, फैजल मलिक जी। क्या कंपटीशन था क्या आपके बीच में स्कूल चलाने का? मैं तो कंपटीशन मानता नहीं, अगला माने तो क्या कह सकते हैं हम तो। कितने बच्चे पढ़ते थे आपके? मेरे यहाँ 1200 की स्ट्रेंथ है। और इस स्कूल में कितने बच्चे? इसमें होगी 300-400 की। इससे पहले भी कोई आप लोगों के बीच में कुछ बात? कभी नहीं, कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं कि जो आपने पुलिस में शिकायत दे दी है? हाँ, पुलिस में दी है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के चांदबाग इलाके में हिंसा का शिकार हुए एसीपी अनुज कुमार ने इंडिया न्यूज से बातचीत की और उस मंजर को बयान किया जब वो दंगाइयों का सामना करते हुए डीसीपी अमित शर्मा जख्मी हो गए। उस वक्त उनके साथ शहीद हेड कांस्टेबल रतनलाल भी मौजूद थे। जिस स्थान पर आप थे उसी जगह पर डीसीपी थे और रतनलाल हेड कांस्टेबल रतनलाल और आपकी भी इंजरी वहीं पर हुई। जब भीड़ जब काफ़ी उग्र हो गई थी और बहुत और ज़्यादा नंबर में लोग कोलेट होने लगे, तो मेरा पहला कंसर्न यही था कि डीसीपी सर को किसी तरीके से वहाँ से निकालना है। तो जब मैं उनको देखने लगा, हालांकि वो मेरे बिल्कुल पास में खड़े थे, मगर जैसे ही भीड़ ने चार्ज किया तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था, वो 10-15 मीटर का। जब मैंने सर को देखा तो वो ही वॉज लाइंग अनकॉन्शियस नियर द डिवाइडर
एंड ब्लड वाज ओजिंग फ्रॉम हिज माउथ। अब तब थोड़ा सा मैं भी थोड़ा होपलेस हो गया था, मगर सर को लेकर वहाँ से निकलना था। तो 2 स्टाफ और थे, एक कमांडो था, वो सर का ही शायद कमांडो है, और एक और स्टाफ बस में हम 3 लोग जो है सर को लेकर यमुना विहार की साइड निकले, क्योंकि वहाँ पर 2 फेंसिंग और थी। वी प्रिज्यूम दैट दे विल एक्ट एज अ बैरियर हमारे और जो राइटर्स के बीच में। अब दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये थी कि फायरिंग करके जो है पब्लिक को, जो क्राउड है उसको जैसे बोलते हैं डिस्पर्स करें, मगर उसमें काफ़ी महिलाएं वगैरह भी थी। और दूसरा उनका नंबर इतना ज़्यादा था कि इट वाज क्वाइट पॉसिबल कि वो डिस्पर्स ना होकर वो चार्ज करते और जो है एक और कैजुअलिटीज़ बढ़ती। तो सर को लेकर हमने फैंस जब क्रॉस करा रहे थे, हमारी भी इंजरीज, मेरे जो इंजरीज थी मेजर जो सिर पे है वो तभी हुई थी क्योंकि पब्लिक जो पत्थर मारते मारते बहुत पास में आ गई थी, जिसमें मेरा हेलमेट टूट गया और वो हेलमेट जो है वो छिटक कर वो मेरे सिर में अंदर लग गया। जब हम दूसरी साइड ये यमुना साइड चले गए थे, वहाँ पर हमने पहले घर में थोड़ा सा हेल्प ली। उन्होंने गाइड किया कि मोहन नर्सिंग होम है, उस मोहन नर्सिंग होम में रतन की इंजरी ऑलरेडी ग्रेट थी, तो स्टाफ ने उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया था। तो हम जब मोहन नर्सिंग होम पहुँचे तो वहाँ पर सर की और रतन की जो है सबसे क्रिटिकल कंडीशन थी। तो वी प्लान आउट कि इनको तुरंत यहाँ से मूव करना है। अच्छा, पुलिस की संख्या को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, क्या आपको लगता है कि पुलिस की संख्या कम होने के कारण जो है इस तरह की? नहीं, पुलिस वहाँ पर मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी 2 कंपनी थी, थोड़ा सा यहाँ पर पुलिस पर्सनल भी थे, और उसके अलावा जो है हमारे पास और रीइंफोर्समेंट ऑन द वे था, ऑन रूट था। और इसमें बस मैं ये कहूँगा सिचुएशन में यू आर समवट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमारे और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम था। बाकी रीइंफोर्समेंट लगातार उस टाइम के लिए और आ रहा था बिकॉज ऑन द वे। और ये पूरा एपिसोड चूँकि बहुत जल्दी हो गया 20 से 25 मिनट में, तो ऑन दोज फ्रंट्स वी वर समवट अनफॉर्चुनेट, दैट्स इट। हिंसा के बाद उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हालात अब सुधरने लगे हैं। इंडिया न्यूज ने हिंसा वाली जगहों से लोगों से बातचीत की, वहां के हालात का मुआयना किया। आप पिछले 1 हफ्ते से देख रहे होंगे कि क्या हिंसा का माहौल यहाँ पर रहा, लेकिन अब कुछ अच्छी तस्वीरें भी यहाँ से आने लगी हैं। मार्केट खुल चुकी है, समोसे और ब्रेड पकौड़े तले जा रहे हैं। इसके अलावा जो मिठाई की दुकान है वो भी खुल चुकी है, आसपास की जो दूसरी दुकानें हैं वो भी खुल गई हैं। 1 हफ्ते बाद ये तस्वीर मौजपुर से, इस बीच में जो तस्वीर आई उसने सबको, पूरे देश को परेशान किया। और हालांकि फोर्स भी आप देखेंगे पीछे लगाई हुई है, लेकिन जो मार्केट है, जो बाजार है, वो अब खुलने लगा है और धीरे धीरे बाकी दुकानें भी खुलेंगी। तो जिंदगी एक बार फिर पटरी पे आ रही है। जो संबंध थे, प्रेम के संबंध, वो भी इस मिठाई की दुकान के साथ अब मीठे हुए दिखाई देंगे। दिल्ली की हिंसा के बाद हालांकि सरकार और प्रशासन सतर्क है और इसीलिए सोशल मीडिया में नफरत भरे संदेशों पर नजर रखने के लिए दिल्ली सरकार पहल करने जा रही है। दिल्ली सरकार एक नंबर जारी करेगी जिस पर ऐसे संदेशों की शिकायत भेजी जा सके और कार्रवाई के लिए उसे पुलिस के पास भेजा जाए। फैलाने वाले मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। अब दिल्ली सरकार भी इन पर नजर रखने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार जल्द ही एक नंबर जारी करने वाली है जिसके जरिए आप ऐसे मैसेज की शिकायत कर पाएंगे और उस नंबर की भी शिकायत कर पाएंगे जिनके जरिए ये मैसेज फैलाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का एक अधिकारी इन संदेशों को पढ़ेगा और इन शिकायतों को सुनेगा। उसके बाद में इन शिकायतों को दिल्ली पुलिस को भेज दिया जाएगा। यानी कि अब सोशल मीडिया पर जो मैसेज चल रहे हैं उस पर दिल्ली सरकार भी अपनी नजर रखने वाली है। कैमरा पर्सन शनि के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की हिंसा में प्रभावित हुए लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। घायलों के इलाज में कोई कमी न आए, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मजिस्ट्रेट शशि कौशल से इंडिया न्यूज ने इस बारे में खास बातचीत की। आज से दिल्ली सरकार की तरफ से राहत दी जा रही है उन लोगों को जो दंगे में पीड़ित हुए। मैम, क्या क्या प्रोसीजर है, कितने कितने रुपए की राहत मिलेगी? क्योंकि कल सीएम साहब ने कहा कि 25-25 हजार रुपए की राहत आज से मिलना शुरू हो जाएगी।
जो भी हमारा रिलीफ मेजर्स हैं वो हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत हम लोग रिलीफ देंगे और इसके बारे में एक डिटेल एडवर्टीजमेंट आज सभी न्यूज़पेपर्स में हमने दिया हुआ है, सीएम साहब की तरफ से गया है। और 2-3 दिन से अब शांति कल से लगभग काफी नॉर्मल हो गया है। अब मदर डेयरी भी खुल रही है, केमिस्ट शॉप्स भी खुल रही हैं और हमारी जितनी भी परचून की दुकान, राशन की दुकान खुल रही है। लोग अपने आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन जहाँ इंजर्ड है जैसे कि हॉस्पिटल में लोग हैं तो वो इंजर्ड केसेस में हम लोग कुछ रिलीफ मेजर्स जैसे कि 25,000 या 20,000 और डेथ केसेस में 1 लाख के लगभग हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आज आप कितने लोगों को देंगी, कितने लोगों की लिस्ट आपके पास आई है और ये कैसे आपके पास लोग आए, मतलब डायरेक्ट आपके पास आ जाएंगे या किस लोगों के नाम आप लोगों ने रखे हुए हैं? हमने हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन शुरू करी है। दिल्ली की हिंसा पर सियासी घमासान भी लगातार जारी है। कांग्रेस इसी बहाने राजधर्म का मुद्दा उठा रही है तो बीजेपी कांग्रेस को इस मामले में सियासत नहीं करने की नसीहत दे रही है कि ये जो बोगस बैशिंग ब्रिगेड है, जिस तरह से प्रोफेशनल प्रोवोकर की भूमिका में आ गई है, उनमें इस तरह के बयान दिखाई पड़ रहे हैं। अरे भैया, शुभ शुभ बोलो, शांति की बात करो, पीस की बात करो, प्रवोक करने की बातें क्यों करते हो? ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर राजधर्म का निर्वाह नहीं हो रहा है, भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। तो ये वक्त है इस बात के लिए कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी उस पर पुनः विचार करे और राजधर्म अपनाने की कोशिश करे। वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हेट स्पीचेस दे रहे हैं, जिनके बारे में हाई कोर्ट ने कहा है कि ये भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? और अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे फौरन वापस। सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप बढ़ा। को देखें, डिफेंस, प्रशासन और सर्विसेज, इन 3 को अगर आप निकाल दें तो 3.7 है, 3.7 ये जीडीपी है हमारी, 4.7 नहीं है। देश में निवेश निरंतर टूट रहा है और इसी तिमाही का अगर आप देखें तुलनात्मक उससे तो 0.6% इन्वेस्टमेंट है। और गिरी कहां से है? 9.8% से। तो निवेश ही 9.2% टूटा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसके बावजूद भी उनका ये कहना कि अब हम रिकवरी के रास्ते पर हैं, हम इसको स्वीकार करना ठीक नहीं समझते। एनुअल जीडीपी की बात है, जो पूरे साल की जीडीपी हो, सरकार उसको 6.8 से 6.1 पे लाई और अब कल 5% पे ले आई है। ये स्वयं ये आरबीआई का भी यही अनुमान है, सरकार का भी। सबसे बड़ी चिंता निवेश के बाद मैन्युफैक्चरिंग की है, जहां रोजगार बनते हैं उसमें 0 से भी नीचे है, 0.2% और ये नेगेटिव में है। इसके माने ये हैं कि निर्माण नहीं हो रहा, कारखाने जो बंद पड़े थे वो खुल नहीं रहे बल्कि और बंद हुए हैं, और उसके साथ साथ रोजगार टूट रहे हैं, रोजगार पैदा नहीं हुए। जैसा मैंने कहा, निरंतर 7वीं तिमाही है और 7 बरस का सबसे कम है। परमवीर सिंह मुंबई के नए पुलिस आयुक्त बन गए। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने मुंबई के नए पुलिस आयुक्त का पद संभाल लिया। परमवीर सिंह 90 के दशक में स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क की गहरी जानकारी है। जेडीयू से निकाले गए प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के साथ जाने की अटकलें चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के टिकट पर प्रशांत किशोर को राज्यसभा भेजने की तैयारी है।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कैदी जेल के भीतर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जेल की छत पर चढ़ गया और पोस्टर दिखाकर विरोध किया। मध्य प्रदेश में श्योपुर के जिला अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं। जन्म के कुछ घंटे बाद 2 बच्चियों की मौत हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने 14 मार्च को होने वाली आसियान की क्षेत्रीय बैठक को स्थगित कर दिया। मेजर जनरल माधुरी कानितकर को थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। थल सेना में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली महिला अधिकारी है। सितंबर में होने वाला एशिया कप पाकिस्तान की जगह अब दुबई में खेला जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान दोनों की टीमें हिस्सा लेंगी। और अब चलते चलते आज का गीत। 1 मार्च यानी कि कल 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर और ओलंपिक विजेता एमसी मैरी कॉम का जन्मदिन है। साल 2014 में मैरी कॉम नाम से ही उनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनी थी, जिसमें उनका किरदार अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने निभाया था। इसी फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।